सोचिए, एक ऐसा शिकारी, एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले इस दुनिया से गायब हो गया था, वो आज हमारे बीच वापस आ गया है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की एक कंपनी ने ये चौंकाने वाला दावा किया है। पर क्या ये दावा उतना ही सीधा है जितना लगता है, या फिर इस हैरत अंगेज कामयाबी के पीछे कोई बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है? तो कहानी ये है कि कोलोसल बायोसाइंसेज ने 3 पिल्लों के जन्म का ऐलान किया। नाम है रोम्युलस, रेमस और खलीसी। कंपनी का कहना है कि ये वही डायरवुल्फ हैं जिन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स ने घर घर में मशहूर कर दिया। पर कई वैज्ञानिक इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि विज्ञान हमें असली वाले डायरवुल्फ के बारे में असल में बताता क्या है। देखिए, हमारी समझ वक्त के साथ काफी बदली है। ये सब शुरू हुआ 1854 में, जब अमेरिका के ओहायो नदी के पास इसके पहले जीवाश्म मिले। फिर 1918 में एक साइंटिस्ट थे, जॉन मैरियम। उन्होंने कहा कि ये भेड़ियों की एक अलग ही नस्ल है, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और फिर आया साल 2021, जब नेचर जर्नल में छपी एक स्टडी ने सच कहूं तो सारी कहानी ही पलट कर रख दी। और उस स्टडी की सबसे बड़ी खोज क्या थी? यही कि डायरवुल्फ आज के भेड़ियों के कोई करीबी रिश्तेदार थे ही नहीं। असल में उनका वंश तो ग्रे वुल्फ से करीब करीब 57 लाख साल पहले ही अलग हो गया था। सोचिए कितना लंबा अरसा है। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे अंतर नहीं थे, ये बहुत बड़े थे। डायरवुल्फ साइज में ग्रे वुल्फ से करीब करीब 25% बड़ा था। उसका सिर लंबा, चौड़ा और जबड़ा, ओहो, वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और सबसे बड़ी बात जो इस कहानी को पक्का करती है, वो ये है कि उन्होंने कभी भी ग्रे वुल्फ के साथ इंटरब्रीड नहीं किया। मतलब साफ है, ये दोनों एकदम अलग प्रजातियां थी। तो फिर सवाल उठता है कि किसी विलुप्त हो चुकी प्रजाति को वापस लाया कैसे जा सकता है? साइंस में इसके मोटे मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका है बैकब्रीडिंग। इसमें क्या करते हैं कि किसी विलुप्त प्रजाति के जो जीवित रिश्तेदार हैं, उन्हें चुन चुन कर पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रीड कराते हैं, ताकि पुराने वाले गुण धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है क्वागा प्रोजेक्ट। क्वागा एक ऐसा जानवर था जो आगे से ज़ीब्रा जैसा और पीछे से घोड़े जैसा लगता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने कम धारियों वाली ज़ीब्रा को चुना और उनकी ब्रीडिंग शुरू कर दी। और बस 3 पीढ़ियों के बाद जो बच्चे पैदा हुए, वो हूबहू क्वागा जैसे दिखने लगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो सिर्फ दिखने में वैसा है, जेनेटिकली वो आज भी ज़ीब्रा ही है। दूसरा तरीका है क्लोनिंग। इससे एक एकदम सटीक जेनेटिक कॉपी बनाई जा सकती है, पर इसके लिए एक शर्त है, विलुप्त प्रजाति की एक अच्छी खासी एकदम सही सलामत कोशिका का मिलना जरूरी है। दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब किसी विलुप्त जानवर को क्लोनिंग से वापस लाया गया। वो थी बुकार्डो, स्पेन की एक बकरी। लेकिन क्लोन पैदा होने के बस 10 मिनट बाद ही फेफड़ों में दिक्कत की वजह से मर गया। इसीलिए मजाक में कहा जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जो 2 बार विलुप्त हुआ। और अब आता है तीसरा और सबसे मॉडर्न तरीका, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्रिस्पर जैसी रेवोल्यूशनरी तकनीक का इस्तेमाल करके किसी जिंदा रिश्तेदार के डीएनए को ऐसे बदला जाता है कि वो विलुप्त प्रजाति के डीएनए जैसा हो जाए। और हाँ, डायरवुल्फ प्रोजेक्ट में इसी तरीके का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि कोलोसल बायोसाइंसेज ने इन पिल्लों को बनाने के लिए आखिर किया क्या। उनकी पूरी प्रक्रिया को हम 6 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने 13,000 और 70,000 साल पुराने जीवाश्मों से डीएनए निकाला। फिर उस डीएनए की तुलना ग्रे वुल्फ से की तो पता चला कि वो 99.5% मैच करता है। इसके बाद उन्होंने साइज, सिल के आकार और फर जैसे गुणों के लिए 14 खास जीन्स को चुना। फिर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से ग्रे वुल्फ की कोशिकाओं में इन्हीं 14 जीन्स में 20 बदलाव किए गए। इन बदली हुई कोशिकाओं से 45 भ्रूण बनाए और उन्हें सरोगेट कुत्तों में इम्प्लांट कर दिया। और आखिरकार 1 अक्टूबर 2024 को 2 पिल्लों का जन्म हुआ। तो ये सारी साइंस हमें इस कहानी के सबसे अहम और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। क्या ये जानवर सच में एक डायरवुल्फ है? इस सवाल का जवाब डीएनए के प्रतिशत में छिपा है। चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। हम इंसानों का डीएनए चिंपांजी से 98.8% मिलता है, पर क्या हम एक हैं? बिल्कुल नहीं।
ठीक वैसे ही ग्रे वुल्फ और असली डायर वुल्फ का डीएनए 99.5% मैच करता था, लेकिन वो भी एकदम अलग थे। और कोलोसल ने क्या किया? उन्होंने लाखों जीन्स में से सिर्फ 14 जीन्स को बदला है। तो क्या इससे वो सच में वही पुराना डायर वुल्फ बन गया? सवाल तो बड़ा है। और यही बात आलोचक कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना तो है, पर इसे डायर वुल्फ कहना गलत है। ये असल में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ है। और यहीं से डी एक्सटिंक्शन पर एक बड़ी नैतिक बहस शुरू हो जाती है। क्या हमें अपने गुजरे हुए कल को जिंदा करने पर जोर देना चाहिए या फिर अपने आज को बचाने पर? कई गहरे सवाल खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है? क्या ये पर्यावरण को बचाने की कोशिश है या किसी अरबपति के लिए बस एक महंगा खिलौना? क्या एक ऐसा जानवर जो हजारों साल पहले खत्म हो गया, उसकी आज की इकोसिस्टम में कोई जगह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ग्रे वुल्फ जैसे मौजूदा शिकारियों का ही सफाया कर दे? और शायद सबसे दुखद सवाल, ये पिल्ले अपनी पूरी जिंदगी एक हाई सिक्योरिटी बाड़े में गुजार देंगे, कभी जंगल का मुंह नहीं देख पाएंगे। एक तरफ देखिए, इस प्रोजेक्ट से पहले दुनिया में एक भी डायर वुल्फ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनो आज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 बचे हैं। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी ऊर्जा और संसाधन आखिर लगा कहाँ रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, इलाज से बेहतर रोकथाम है। जो प्रजातियां हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करना शायद ज्यादा जरूरी है, बजाय उन प्रजातियों को वापस लाने के जिन्हें हम पहले ही खो चुके हैं। तो अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, हमें अपने संसाधनों को अतीत को फिर से जिंदा करने पर लगाना चाहिए या अपने आज को बचाने पर? इसका जवाब शायद हमें आने वाले